हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर विनोद कुमार अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विनोद सर में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मेरे डिस्कशन का टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स के चैप्टर के बारे में। जब हम डिस्कशन करते हैं, यानी जब भी कोई बिजनेसमैन फाइनल अकाउंट्स तैयार करता है तो फाइनल अकाउंट्स को तैयार करते समय बेसिक रूप से जो है ट्रायल बैलेंस को यूज किया जाता है। यानी ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स, डिफरेंट अकाउंट्स को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है। जब भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस अकाउंट्स बैलेंसेस के बेस पर, तो इफ यू वांट, अगर हम चाहते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस को एक्सप्रेस करे, जो आपकी बैलेंस शीट है एक्यूरेट पोजीशंस को जो है फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्रेस करे, तो जरूरी होता है कि जब भी ट्रायल बैलेंस से अकाउंट्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाए तो जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, यानी जो एरर्स होती हैं, उनको भी कंसीडर किया जाए, उनको भी ध्यान में रखा जाए। तो डिफरेंट एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हमारे पास हैं। मैं इस चैप्टर को जो है वो कई पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूं और फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट जो एडजस्टमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये हमारे पास जो है फर्स्ट एडजस्टमेंट है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, नॉलेजेबल एडजस्टमेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि वी मस्ट हैव नॉलेज रिगार्डिंग द मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? First. Second, we will discuss the adjustment entry. Adjustment entry of the closing stock. Second and third, we will discuss the impact of closing stock. इम्पैक्ट। देखिए, मैं आपके साथ जितने भी एडजस्टमेंट्स डिस्कस करूंगा और सभी एडजस्टमेंट्स के मेनली 3 एस्पेक्ट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वी विल डिस्कस मेनली 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ईच एडजस्टमेंट। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ द कंसर्न एडजस्टमेंट। सेकंड, एडजस्टमेंट एंट्री जो पास की जाएगी, एंड एडजस्टमेंट एंट्री का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात है क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग क्या है। देखिए, जब कभी भी क्लोजिंग स्टॉक को डिफाइन किया जाता है तो यह कहा जाता है कि जो फिनिश गुड्स होती हैं, फिनिश गुड्स किसी भी बिजनेस की जो रिमेन्स अनसोल्ड, फिनिश जो गुड्स होती हैं, फिनिश गुड्स विच रिमेन्स अनसोल्ड, जो बिना बिके रह जाती है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, देखिए क्या होता है कि जब भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है वो अपना एक अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड करता है जिसके लास्ट में वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर अपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को एसरटेन करता है और बैलेंस शीट बनाकर जो है वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एसरटेन करता है। देखिए, अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और जो है हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। देखिए, क्योंकि मैं जो फाइनल अकाउंट्स के बारे में जो डिस्कशन कर रहा हूं वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या हिंदू अनडिवाइड फैमिली के फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। तो देखिए क्या होता है कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक की बात की जाती है तो यह कहा जाता है कि जब भी बिजनेसमैन ने जो भी अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड किया है उसके लास्ट में जो फिनिश गुड्स बिजनेस के पास अनसोल्ड रह जाती हैं, दोज गुड्स आर नोन एज क्लोजिंग स्टॉक, नंबर 1। सेकंड, एडजस्टमेंट एंट्री क्या की जाती है? एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास की जाती है क्लोजिंग स्टॉक के। यहां पर नरेशन मेंशन की जाती है बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
This adjustment entry is passed for making the adjustment of the closing stock. Now the question arises, what will be the impact? इसका impact क्या पड़ता है? देखिए, जब हम इसके impact की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किया जाता है. इट इज शो इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी मेनली ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो है क्लोजिंग स्टॉक को शो किया जाता है. एंड सेकंड जो इंपैक्ट ये पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो बैलेंस शीट की जो है वो एसेट साइड में शो किया जाता है. देखिए, ये है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन, इसका मीनिंग, एडजस्टमेंट एंट्री और इंपैक्ट. मैं आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स की तरफ मूव करने से पहले क्लोजिंग स्टॉक के बारे में दो नॉलेजेबल कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट, देखिए, जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, तो क्लोजिंग स्टॉक का नॉर्मली जो मतलब होता है वो फिनिश्ड गुड्स की क्वांटिटी होता है. फिनिश्ड गुड्स की जो क्वांटिटी होती है जो रिमेन्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, उससे लिया जाता है. बट लॉजिकली जो है इसमें जो है ईयर के लास्ट में जो आपके पास स्टोर होता है उसमें जो रॉ मटेरियल की यूनिट्स रिमेन्स रहती हैं, रॉ मटेरियल्स की वो यूनिट्स जो प्रोडक्शन प्लेस पर ट्रांसफर नहीं की गई है, वो स्टोर में जो आपके पास पड़ी हुई हैं, उनको भी जो है उन यूनिट्स को भी, रॉ मटेरियल की यूनिट्स को भी क्लोजिंग स्टॉक में शामिल किया जाता है. नंबर इसी का जो है ये है कि वर्क इन प्रोग्रेस. देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है अर्धनिर्मित माल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस? देखिए, जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्लेस पर जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में है, यानी ना तो वो रॉ मटेरियल शेप में है, फॉर्म में है, और ना ही वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ है, तो ईयर के एंड में उसकी जो भी क्वांटिटी होगी दैट इज आल्सो इंक्लूड इन द क्लोजिंग स्टॉक. यानी क्लोजिंग स्टॉक में ना केवल फिनिश गुड्स की क्वांटिटी को शामिल किया जाता है, बल्कि रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस के यूनिट्स को भी शामिल किया जाता है. नंबर वन. नंबर टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए, क्लोजिंग स्टॉक का जब भी वैल्यूएशन करते हैं, जो भी वैल्यू गिवन होती है, कॉस्ट प्राइस अगर गिवन है तो कॉस्ट प्राइस पर यह सब कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है. अगर मार्केट प्राइस गिवन है तो मार्केट प्राइस पर. बट if we have both type of information regarding the cost price and market price, हमेशा एक बात ध्यान रखना है अपने आप सभी ने, आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए एक नॉलेजेबल जो थॉट्स हैं वो अपने माइंड में रखने हैं कि हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया जाता है ना, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन या प्रूडेंस. वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि फ्यूचर में होने वाली जो आपकी इनकम्स हैं उनको आप करंट ईयर की इनकम के रूप में शो नहीं कर सकते. बट इफ फ्यूचर में अगर लॉस होने की पॉसिबिलिटी है तो उस लॉस के लिए आप करंट ईयर में क्या कर सकते हो, प्रोविजन की एडजस्टमेंट कर सकते हो. उसी प्रिंसिपल के बेस पर जब भी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों की वैल्यू गिवन होगी क्लोजिंग स्टॉक की, तो विच एवर इज लेस, जो भी इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी उसी पर जो है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास जो है कॉस्ट प्राइस जो है मान लो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, उसका कॉस्ट प्राइस गिवन है 4 लाख रुपीस, और उसका मार्केट जो प्राइस है, मार्केट प्राइस वो मान लीजिए गिवन है 5 लाख रुपीस. देखिए, कॉस्ट प्राइस गिवन है क्लोजिंग स्टॉक का 4 लाख और मार्केट प्राइस कितना है 5 लाख, तो विच एवर इज लेस 4 लाख. 4 लाख पर जो है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाएगा, यानी यहां भी 4 लाख आएंगे, यहां पर भी 4 लाख का अमाउंट मेंशन किया जाएगा, और जब हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी 4 लाख लिखेंगे और एसेट साइड में भी 4 लाख. बट मान लीजिए आपके पास ये है 14 लाख, कॉस्ट प्राइस इज 14 लाख और मार्केट प्राइस इज 5 लाख, तो विच एवर इज लेस 5 लाख रुपीज. तो 5 लाख के बेस पर जो है एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी और उसी के उन 5 लाख के बेसिस पर जो है इंपैक्ट दिखाया जाएगा. तो ये है हमारे पास एक बहुत ही बेसिक एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ आवर टॉपिक, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक. देखिए, हमारी जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो है दैट इज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस.
ये हमारी जो है सेकंड एडजस्टमेंट है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आउटस्टैंडिंग। व्हाट इज द मीनिंग, देखिए हमारी जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहली बात है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एनी एक्सपेंसेस विच इज ड्यू, एनी एक्सपेंसेस विच इज ड्यू but not paid, but not paid। कोई भी एक्सपेंस अगर बिजनेस का ऐसा है जो ड्यू हो चुका है, इट मींस यू आर ऑलरेडी टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ द कंसर्न एक्सपेंसेस बट नॉट पेड बाय बिजनेस आर नोन एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें पता है कि हम जो है 31 दिसंबर या 31 मार्च को अपने बिजनेस के अकाउंट्स हम तैयार करते हैं। हमें पता लगता है कि हमने जो है लास्ट के कुछ महीनों का या किसी एक स्पेसिफिक मंथ का अभी जो है वो रेंट नहीं दिया है बिल्डिंग का। तो इट मींस आप बिल्डिंग को यूज कर चुके हो बट एक्सपेंसेस ड्यू भी हो चुका है, बट आपने वो एक्सपेंसेस पेड नहीं किया है। इट इज योर लायबिलिटी दैट यू विल पे दैट अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एनी एक्सपेंसेस विच इज ड्यू बट नॉट पेड बाय द बिजनेस आर नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नंबर 1। नंबर 2, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? देखिए जो भी कंसर्न्ड एक्सपेंसेस है उसको डेबिट कर दिया जाता है। कंसर्न्ड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जो भी कंसर्न्ड एक्सपेंसेस है उसको डेबिट कर दिया जाता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कंसर्न्ड एक्सपेंसेस के बेसिस पर जो है उस एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में शो कर दिया जाता है। यानी ये एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, नरेशन वैसी लिखी जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब बात आती है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इंपैक्ट क्या पड़ता है। देखिए फर्स्ट इंपैक्ट ये पड़ता है कि इसको जो है ऐड कर दिया जाता है। जो भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको कंसर्न्ड एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया जाता है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। नंबर 1। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को जो है वो फ्यूचर में पेड किया जाएगा, therefore it will be shown as an liability in the liability side as an outstanding expenses। यानी इसको जो है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जो है वो शो किया जाता है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को शो किया जाता है। एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए क्या है कि आपके पास जो है, मैं बार बार बात कर रहा हूं कि आपने वेजेस है, आपने एम्प्लॉइज को वेजेस पेड करनी थी और आपकी नॉलेज में ये आया कि 10 एम्प्लॉइज को 10,000 के हिसाब से, यानी आपके पास आपके द्वारा जो है 1 लाख की जो वेजेस है वो पेड नहीं की है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो इन दिस सिचुएशन देखिए क्या होता है कि आपको पता है कि 1 लाख की वेजेस आपके ड्यू हो चुके हैं, आपने उनकी सर्विसेज को यूज कर चुके हो आप, पर आपने पेड नहीं की है। तो वेजेस की जो पेमेंट है दैट विल बी नोन एज एन आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से जाना जाएगा। और आउटस्टैंडिंग वेजेस के रूप में जो है, क्योंकि वेजेस आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसलिए इनको जो है सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेस में ऐड कर दिया जाएगा और सेकंड टाइम जो है आउटस्टैंडिंग वेजेस के रूप में जो है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। सेम कंसेप्ट जो है वो इस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस पर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाए। तो ये है हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसका मीनिंग, एडजस्टमेंट एंट्री एंड इम्पैक्ट। देखिए हमारी जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो दैट इज रिगार्डिंग द प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। दिस इज आवर थर्ड एडजस्टमेंट। देखिए ये जो कंसेप्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस का वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बिल्कुल रिवर्स है।
जैसे कि हमने डिस्कशन की थी कि जो प्रीपेड एक्सपेंस, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो ड्यू हो जाते हैं बट जिनकी पेमेंट जो है बिजनेस द्वारा नहीं की जाती है अकाउंटिंग पीरियड में, इसलिए उनको हम लायबिलिटी के रूप में शो करते हैं। अब बात आती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एनी एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस, एनी एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस। इफ business paid any expense in advance, it is known as prepaid expenses. Expenses paid in advance, उसको हम जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल जो है आपके यहाँ जो है जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनमें से कोई एम्प्लॉय आपके पास आता है, वो कहता है कि मुझे जो है वो नेक्स्ट मंथ की जो सैलरी है आप एडवांस में दे दीजिए। मान लीजिए आप 31 दिसंबर को जो है अकाउंट क्लोज करते हैं, एम्प्लॉयज़ आपके पास आते हैं, एक आता है या कुछ एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो कहते हैं कि हमें जनवरी की सैलरी एडवांस में चाहिए, और आप जनवरी की सैलरी जो है वो एडवांस में पेड कर देते हो एम्प्लॉयज़ को, तो दैट सैलरी विल बी नोन एज एन प्रीपेड एक्सपेंस, यानी प्रीपेड सैलरी के नाम से उसको जाना जाएगा। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या करते हैं? हमेशा ही कंसर्न प्रीपेड एक्सपेंसेस को जो है वो डेबिट कर दिया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होता है एंड कंसर्न एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया जाता है। कंसर्न एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया जाता है। दिस एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स। यानी क्या होगा? अगर इफ वी हैव रेंट प्रीपेड है तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आएगा। सैलरी प्रीपेड है तो सैलरी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आएगा। यानी जो भी एक्सपेंस आपने प्रीपेड किया है उसका नाम जो है यहां पर मेंशन कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस? देखिए, सबसे पहला इंपैक्ट क्या पड़ता है, जो आपके पास कंसर्न प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, नंबर 1 क्या इंपैक्ट पड़ता है? इसको कंसर्न एक्सपेंसेस में से लेस किया जाता है। पहली बात तो यह है कि जिस भी प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में आप बात कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को जो है वो एक्सपेंस के रूप में शो नहीं कर सकते आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर आपने कर दिया है तो जो कंसर्न प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको कंसर्न एक्सपेंसेस में से लेस कर दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इट विल बी शोन इन द एसेट साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस को जो है वो बैलेंस शीट की जो है वो एसेट साइड में शो किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज, कभी भी पूछा जा सकता है कि व्हाई प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन इन द एसेट साइड। देखिए क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब यह है कि आपने फ्यूचर के ऑब्लिगेशंस को जो है करंट ईयर में पेड कर दिया है। इट मींस अगर आप फ्यूचर में, मान लो आपने एम्प्लॉयज को सैलरी या वेजेस एडवांस में दे दी, और फ्यूचर में क्या होता है आपको एम्प्लॉयज की सर्विसेज की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जो पैसा आप उनको एडवांस में दे चुके हो तो आपका राइट बनता है कि आप उस पैसे को वापस ले लो। यानी you have a right to return back that money which is paid as an prepaid expense. Therefore आपको फ्यूचर में वो पैसा वापस भी ले सकते हो। Therefore it is shown as an asset in asset side. प्रीपेड एक्सपेंसेस को जो है एसेट के रूप में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो ये है हमारी थर्ड एडजस्टमेंट।